बिहार, जहां इतिहास सांस लेता है, नालंदा के खंडहरों से लेकर महाबोधि मंदिर तक एक अविस्मरणीय यात्रा। क्या ये मुमकिन है कि किसी राज्य का एक ही जिला पूरी भौगोलिक सीमा में सबसे ज्यादा गर्म भी हो और सर्दियों में वही जिला सबसे ज्यादा ठंडा भी हो जाए? आमतौर पे तो हम यही सोचते हैं कि जो जगह ठंडी है वो ठंडी ही रहेगी और जो गर्म है वो गर्म, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस राज्य के पन्ने पलट रहे हैं ना, उसका भूगोल एक एक प्राकृतिक थर्मोमीटर की तरह काम करता है, जो कई तरह के विरोधाभासों को अपने भीतर समेटे हुए है। हाँ, और आज के इस खास चर्चा में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और भौगोलिक आंकड़ों के आधार पर एक ऐसे भूभाग का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं जिसकी जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। एकदम सही। और बात हो रही है बिहार की। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना या दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहास, भूगोल, नदियां और प्रशासन एक दूसरे से कैसे गुंथे हुए हैं। तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए इसके नाम से बेहतर कोई और बिंदु मुझे नहीं लगता हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस राज्य का जो वर्तमान नाम है वो इसके मूल स्वरूप से काफी अलग है। अच्छा। मतलब दस्तावेजों में कुछ और नाम दर्ज है। हाँ। अगर हम प्राचीन काल के संदर्भ देखें तो ये शब्द बिहार नहीं था, बल्कि ये विहार था, व अक्षर से शुरू होने वाला शब्द। रुकिए, विहार का तो शाब्दिक अर्थ घूमना या निवास करना होता है ना? तो एक पूरे के पूरे राज्य का नाम किसी गतिविधि या निवास स्थान पर कैसे पड़ गया? इसका सीधा संबंध गौतम बुद्ध और प्राचीन मगध साम्राज्य से है। ये पूरी भूमि ज्ञान और तपस्या का बहुत बड़ा केंद्र रही है। हाँ, वो तो है। तो बौद्ध भिक्षु जब ज्ञान की तलाश में यात्रा करते थे तो उनके रुकने और अध्ययन करने के स्थानों को, यानी उनके मठों को, विहार कहा जाता था। चूंकि इस क्षेत्र में ऐसे विहारों की संख्या बहुत अधिक थी तो पूरे इलाके को ही विहार कहा जाने लगा। अरे वाह! लेकिन फिर ये वर से ब कैसे बन गया? कारण में अक्सर एक घालमेल देखने को मिलता है। सदियों तक विहार बोलते बोलते आम जनमानस की जुबान पर ये शब्द ढलकर बिहार में बदल गया। ये तो वाकई भाषाई विकास का एक अद्भुत उदाहरण है। एक उच्चारण के भेद ने एक राज्य को उसकी स्थायी पहचान दे दी। लेकिन जब मैं इसके नक्शे और इसके गठन के इतिहास को देखता हूँ तो मुझे ये पूरी प्रक्रिया किसी मूर्तिकार के पत्थर की तरह लगती है। मूर्तिकार का पत्थर मतलब एक स्कल्पटिंग ब्लॉक की तरह। बिल्कुल, जैसे एक मूर्तिकार एक बड़े और बिडौल पत्थर को धीरे धीरे तराश कर उसके भीतर से एक स्पष्ट मूर्ति निकालता है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही बिहार का वर्तमान नक्शा भी रातों रात नहीं बना। शुरुआत में तो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सब एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे थे। मैं मानती हूँ कि ये मूर्तिकार वाली तुलना इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीकता से समझाती है। इस पत्थर को तराशने की एक बहुत स्पष्ट और लंबी टाइमलाइन रही है। ऐसा नहीं था कि बस एक बार लकीर खींची और राज्य बन गया। तो पहली बार हथौड़ा कब चला इस पत्थर पर? सबसे पहली बड़ी छटनी 22 मार्च 1912 को हुई। तब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। उस समय बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक अलग प्रांत बने थे। यानी वो पहली बार था जब इस भूभाग ने अपनी एक अलग प्रशासनिक पहचान हासिल की। लेकिन मूर्ति अभी पूरी तरह से तराशी नहीं गई थी, है ना? एकदम सही। फिर दूसरी बार इस पत्थर पर हथौड़ा 1 अप्रैल 1936 को चला। तब उड़ीसा को इससे अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। और इसके बाद ये राज्य दशकों तक उसी स्वरूप में रहा। हाँ, लेकिन अंतिम और सबसे बड़ा बदलाव 15 नवंबर 2000 को आया, जब दक्षिणी हिस्से के 18 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड, जो मुख्य रूप से पठारी और खनिज संपदा वाले क्षेत्र थे। इसका मतलब है कि जो स्वरूप आज हम नक्शे पर देखते हैं वो कोई बहुत पुराना नहीं है। वो तो 2000 में जाकर पूरी तरह से निखर कर सामने आया। बिल्कुल। वैसे जब प्रशासनिक गठन की बात हो रही है तो शोध सामग्री में एक फैक्ट नोट है जिसने मेरा ध्यान खींचा। जब पटना को राजधानी के रूप में स्थापित किया जा रहा था तब दरभंगा महाराज का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, उन्होंने राजधानी के निर्माण के लिए जमीन और भवन दोनों उपलब्ध कराए थे। अक्सर इतिहास की बड़ी घटनाओं में ऐसे व्यक्तिगत और स्थानीय योगदान कहीं छिप जाते हैं। सही कहा। अब जब हमने नाम और सीमाओं के तराशे जाने की प्रक्रिया समझ ली है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तराशी हुई मूर्ति भौगोलिक रूप से कैसी दिखती है।
अगर हम अक्षांश और देशांतर के जटिल आंकड़ों को किनारे रख दें और इसे एक आसान दृश्य में बदलें, तो ये राज्य भारत के नक्शे पर एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह फैला हुआ है। और ये कोई छोटा भूभाग नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86%। हाँ, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी काफी विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण तक ये 345 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसके चारों दिशाओं के सीमांचलें देखें तो उत्तर में पश्चिमी चंपारण से लेकर दक्षिण में गया तक और पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में कैमूर तक इसका विस्तार है। और हाँ, सबसे छोटा जिला शिवहर है। लेकिन इसका जो सबसे रहस्यमयी पहलू है वो इसका मौसम और जलवायु है। राज्य की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है, जो यहाँ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। औसत वार्षिक वर्षा 1205 मिलीमीटर के आसपास रहती है। लेकिन पूरे राज्य में बारिश एक समान तो नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं। पूर्वी छोर पर स्थित किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहां हिमालय की तलहटी और बंगाल के खाड़ी से आने वाले मानसूनी बादलों का सीधा प्रभाव पड़ता है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम के कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जैसे इलाकों में बारिश काफी कम होती है। यहीं पर मुझे चर्चा की शुरुआत वाला वो सवाल याद आ रहा है। गया जिले का तापमान। शोध के अनुसार गया पूरे राज्य का सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा भी। जी हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। अब यहाँ मैं थोड़ा उलझता हूँ। भारत में सबसे ज्यादा गर्मी तो थार के मरुस्थल में पड़ती है। फिर बिहार का एक जिला जो न तो मरुस्थल है और न ही हिमालय की बर्फीली चोटी पर है, वो दोनों चरम सीमाओं को कैसे छू सकता है? इसका विज्ञान क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण काम करता है उसे पठारी प्रभाव या प्लेट्यू इफेक्ट कहा जाता है। गया और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भौगोलिक संरचना मैदानी कम और पठारी व पथरीली ज्यादा है। अच्छा, तो पत्थरों का इसमें क्या रोल है? भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, पत्थर जितनी तेजी से ऊष्मा को सोखकर गर्म होता है वो उतनी ही तेजी से ऊष्मा को छोड़कर ठंडा भी हो जाता है। ओहो, तो ये पूरा खेल जमीन की बनावट का है। गर्मियों में वो भट्टी बन जाता है और सर्दियों में बर्फ। एकदम सही। गर्मियों में सूरज की किरणें पड़ते ही गया के पत्थर भयंकर गर्मी सोख लेते हैं, इसीलिए वो सबसे गर्म जिला बन जाता है। और सर्दियों में तापमान गिरते ही वही पत्थर अपनी गर्मी खो देते हैं, जिससे वहां कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। क्या बात है! मतलब भूगोल ही वहां का थर्मामीटर कंट्रोल कर रहा है। अब जिस भूमि का भूगोल और मौसम इतना विविध हो, वहां की आबादी का स्वरूप भी तो कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल। 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी, जो इसे भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। इतनी घनी आबादी का सीधा अर्थ ये है कि भूमि और संसाधनों पर दबाव बहुत अधिक है। ये एक उपजाऊ मैदानी इलाका है, इसलिए सदियों से यहाँ बड़ी आबादी बसती आई है। पर इतना बड़ा जनसमूह होने के कारण सामाजिक संकेतों को संभालना हमेशा एक चुनौती रहा है। जैसे साक्षरता दर उस समय मात्र 61.80% थी। लेकिन यहाँ मुझे एक नीतिगत बदलाव का जिक्र करना बहुत जरूरी लगता है, जिसने इस परिदृश्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं बात कर रहा हूँ साइकिल योजना और पोशाक योजना की। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। डोमिनो इफेक्ट, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? देखिए, डोमिनो इफेक्ट में जब एक छोटे से पीस को गिराया जाता है तो वो अपने आगे वाले पीस को गिराता है और देखते ही देखते बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है। यहाँ वो पहला डोमिनो थी, एक साइकिल। समझ रही हूँ। लड़कियों के लिए स्कूलों की दूरी एक बड़ी बाधा थी। बिल्कुल। बालिकाओं और युवाओं को स्कूलों तक पहुंचने में जो दूरी की बाधा थी, उसे एक साइकिल ने खत्म कर दिया। साइकिल मिली तो स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी तो ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। हाँ, और उस एक साइकिल रूपी डोमिनो के गिरने का असर ये हुआ कि साक्षरता दर में इतनी बड़ी छलांग लगी कि आज वर्तमान प्रगति का अनुमान 80% के करीब पहुंच गया है। एक लोहे का पहिया सशक्तिकरण का पहिया बन गया। ये विश्लेषण बहुत सटीक है। इसी समाज की पहचान वहाँ के प्रतीकों और भाषाओं से भी गहराई से जुड़ी है। जैसे राजकीय पशु बैल है और राजकीय पक्षी गौरैया है,
जो कृषि और ग्रामीण जीवन से सीधे जुड़े प्रतीक हैं। और राजकीय वृक्ष और पुष्प क्या है? राजकीय वृक्ष पीपल है और पुष्प गेंदा है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो भले ही हिंदी और उर्दू राजभाषाएं हैं, लेकिन राज्य की आत्मा क्षेत्रीय बोलियों में बसती है। हाँ, और इन बोलियों में मैथिली का स्थान बहुत खास है, क्योंकि यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र बिहारी भाषा है। बिल्कुल। इसके अलावा पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाली भोजपुरी बोली जाती है। पटना और गया के मध्य क्षेत्र में मगही का चलन है और भागलपुर की तरफ अंगिका और बज्जिका जैसी मीठी बोलियां हैं। हाँ, और ये भी सच है कि इन भाषाओं और यहाँ की संस्कृति में जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं यहाँ की नदियों से आता है। किसी भी घनी आबादी वाले कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए नदियाँ जीवन रेखा होती हैं। एकदम सही। अगर हम यहाँ के नदी तंत्र को समझना चाहें तो इसे दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बांटना होगा। उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। दोनों का चरित्र एक दूसरे के एकदम विपरीत है। इन दोनों नदी तंत्रों को मैं मानव शरीर के दो अलग-अलग सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह देखता हूँ। मतलब उत्तर बिहार का जो सिस्टम है वो उन प्रमुख धमनियों की तरह है जिनमें हमेशा भारी मात्रा में प्रवाह रहता है। हाँ, क्योंकि इन नदियों का उद्गम नेपाल और हिमालय की ऊंची चोटियों से होता है। ये सदा नीरा है, यानी इनमें साल भर पानी भरा रहता है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन इनमें से कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है ना? बिल्कुल। और उसे शोक क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी इसके उद्गम में ही छिपा है। हिमालय एक बहुत ही नया और कच्चा पहाड़ है। जब कोसी नदी वहां की खड़ी ढलानों से तेज गति से नीचे उतरती है तो पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद बहा कर लाती है। और जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचती होगी तो जाहिर है इसकी गति धीमी हो जाती होगी। हाँ, और वो सारी गाद वहीं जमा होने लगती है। मतलब नदी अपने ही लाए हुए मलबे से अपना रास्ता खुद रोक लेती है। एकदम सही। और जब रास्ता रुक जाता है तो पानी किसी नई दिशा में बहने लगता है। इसी मार्ग परिवर्तन के कारण भयंकर बाढ़ आती है जो हर साल तबाही मचाती है। बाप रे। और इसके विपरीत दक्षिण बिहार का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? वो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलता है, जैसे अमरकंटक और झारखंड। ये नदियां मौसमी हैं। इनका पानी बर्फ पिघलने से नहीं बल्कि बारिश से आता है, इसलिए ये सूखा प्रवण होती हैं। सोन, फल्गु और पुनपुन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फल्गु नदी का नाम आते ही मुझे एक और भूगर्भीय चमत्कार याद आता है। इसे अंतसलिला कहा जाता है। मतलब ये सतह के नीचे बहने वाली नदी है। हाँ, अगर कोई गया जाए तो ऊपर से नदी के तल में सिर्फ सूखी रेत दिखेगी, लगेगा ही नहीं कि ये कोई नदी है। लेकिन उसी रेत को थोड़ा सा खोदेंगे तो नीचे से साफ पानी निकल आता है। ये न सिर्फ भौगोलिक रूप से हैरान करने वाला है, बल्कि गया में पिंडदान के लिए इस नदी का जो धार्मिक महत्व है वो इसे और भी खास बनाता है। बिल्कुल। नदियों ने न सिर्फ भूगोल गढ़ा है बल्कि वहाँ की कला और धरोहर को भी सींचा है। कला की जब बात हो तो मधुबनी चित्रकला का जिक्र अनिवार्य हो जाता है। मधुबनी कला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। कैनवस पर जो भी मुख्य चित्र होता है उसके आसपास की खाली जगह को फूल पत्तियों या ज्यामितीय आकारों से पूरी तरह भर दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मधुबनी कला की इस खाली जगह न छोड़ने वाली शैली का सीधा मनोवैज्ञानिक संबंध राज्य की जनसंख्या घनत्व से है। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। कैसे? देखिए, कला के इतिहास में इसे हॉरर वाक्यूई कहते हैं, यानी खालीपन का डर। जरा सोचिए, जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे ज्यादा हो, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहां जमीन पर कोई जगह खाली नहीं बचती। हर तरफ इंसान, खेत या घर हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वहां के कलाकारों के अवचेतन मन में भी ये बात बैठ गई है कि खाली जगह होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने अपने कैनवस पर भी किसी कोने को खाली नहीं छोड़ा। ये कला और जनसांख्यिकी को जोड़ने का बहुत ही शानदार तरीका है। मधुबनी के अलावा पटना की टिकुली कला और भागलपुर की मंजूषा कला भी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक गाथा कहती हैं। और इस पारंपरिक ज्ञान और कृषि उत्पादों को अब वैश्विक स्तर पर जीआई टैग्स के जरिए भी मान्यता मिल रही है। हाँ, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक।
कतरनी चावल, जरदालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना और सिलाव का खाजा, इन सभी को ये प्रतिष्ठित टैग मिला हुआ है। और हस्तशिल्प में भी तो काफी कुछ है ना? बिल्कुल, सुजनी कढ़ाई, भागलपुरी सिल्क और सिक्की घास के उत्पाद भी बहुत मशहूर हैं। और सिर्फ उत्पाद ही नहीं, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जगह मिली है। महाबोधि मंदिर और नालंदा के खंडर? हाँ, 2002 में बोध गया के महाबोधि मंदिर को और 2016 में नालंदा महाविहार को ये दर्जा मिला। पर्यावरण के लिहाज से पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और कांवर झील, जो एक रामसर साइट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इतनी बड़ी आबादी, उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखा, इतनी सांस्कृतिक विविधता, इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई तो बहुत ही मजबूत सिस्टम चाहिए होगा। प्रशासन आखिर इस जटिलता को संभालता कैसे? इसे संभालने के लिए एक बेहद सुव्यवस्थित पदानुक्रम या हायरार्की बनाई गई है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर काम करती है। इस प्रशासनिक ढांचे को देखकर मुझे तुरंत रशियन मैत्रियोश्का डॉल की याद आती है। आपने देखा होगा, जब सबसे बड़ी लकड़ी की गुड़िया खोलते हैं तो उसके अंदर से एक उससे छोटी गुड़िया निकलती है। और उसे खोलने पर एक और छोटी गुड़िया। हाँ, यहाँ प्रशासन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम सबसे बड़ी गुड़िया खोलें तो राज्य के 9 प्रमंडल यानी डिवीजन सामने आते हैं। उन 9 प्रमंडलों को खोलेंगे तो उनके भीतर से 38 जिले निकलेंगे। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। उन 38 जिलों के भीतर 101 अनुमंडल यानी सब डिविजन्स हैं। उनके भीतर 534 प्रखंड या ब्लॉक्स हैं। और अगर और नीचे जाएं तो फिर आती हैं 8,406 ग्राम पंचायतें और अंत में सबसे छोटी गुड़िया के रूप में निकलते हैं 45,103 गांव। 45,000 से ज्यादा गांव, बाप रे। अब समझ में आता है कि 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी को जमीनी स्तर तक प्रशासनिक सेवाएं पहुंचाने के लिए इतने स्तरों की आवश्यकता क्यों है। बिल्कुल, और इस व्यवस्था की एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ जिलों के प्रशासनिक कार्य उनके नाम वाले शहरों से नहीं बल्कि अलग मुख्यालय शहरों से होते हैं। जैसे वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर है। हाँ, और कैमूर का भभुआ, रोहतास का सासाराम, भोजपुर का आरा और नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है। अगर हम प्रशासन की उन 9 सबसे बड़ी गुड़ियों यानी प्रमंडलों पर नजर डालें तो वे भी अपने आप में छोटे राज्यों की तरह हैं। सबसे पहले पटना प्रमंडल, जिसमें 6 जिले हैं: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। फिर आता है तिरहुत प्रमंडल, जो उत्तर में है। इसमें भी 6 जिले हैं: मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। सारण प्रमंडल 3 जिलों का है: सारण, सिवान और गोपालगंज। सिवान का जीरादेई गांव तो इतिहास में अमर है क्योंकि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थान है। इसके अलावा दरभंगा प्रमंडल मिथिला संस्कृति का हृदय है, जहां अब एक नया एम्स भी स्थापित हो रहा है। कोसी प्रमंडल उसी नदी तंत्र के इर्द गिर्द है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज आता है, जहां हमने देखा था कि सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण में मगध प्रमंडल है, जिसमें गया और फल्गु नदी वाला क्षेत्र आता है। मुंगेर प्रमंडल अपने योग विश्वविद्यालय के लिए विश्व विख्यात है। और अंत में भागलपुर प्रमंडल, जिसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। एक खास बात यह भी है कि जिलों की संख्या के आधार पर भागलपुर सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। ये पूरा प्रशासनिक ढांचा हवा में नहीं बल्कि एक तयशुदा सीमा के भीतर काम करता है। किसी भी क्षेत्र की भू राजनीति को समझने के लिए उसके पड़ोसियों को समझना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ की सीमाएं तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं। उत्तर में नेपाल है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसके साथ 7 जिले लगते हैं। दक्षिण में झारखंड है, जो इसी राज्य से अलग हुआ था। उसके साथ 8 जिलों की सीमा लगती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जहां 3 जिले जुड़ते हैं, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिसके साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या नक्शे का अध्ययन करते समय एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। शिवहर जिले को लेकर। बिल्कुल। क्षेत्रफल में राज्य का जो सबसे छोटा जिला है, शिवहर, वो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। वो चारों तरफ से राज्य के अंदर ही स्थित है, यानी एक लैंडलॉक्ड जिला है। ये बहुत अहम जानकारी है।
अब अगर हम इस नक्शे को एक चौकोर फ्रेम में देखें तो इसके 4 कोनों पर 4 ऐसे जिले हैं जो 2 अलग-अलग भौगोलिक सीमाओं को एक साथ स्पर्श करते हैं। पूरी नहीं होती। ये एक बहुत ही सटीक दृश्य है। तो ये 4 कॉर्नर पीसेस कौन से हैं? उत्तर पश्चिम के कोने पर है पश्चिमी चंपारण, जो यूपी और नेपाल दोनों की सीमाओं को छूता है। उत्तर पूर्व के कोने पर किशनगंज है, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। शायद इसीलिए वहां बंगाली और बिहारी संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। एकदम सही। फिर दक्षिण पूर्व के कोने पर कटिहार है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से जुड़ा है। और अंत में दक्षिण पश्चिम का कोना है रोहतास, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इन चारों कोनों ने पूरे राज्य को एक फ्रेम में कसकर बांध रखा है। इन सीमाओं और कोनों को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि कैसे विहार शब्द से शुरू हुई ये कहानी समय के हथौड़ों से तराशी गई और आज 38 जिलों और 9 प्रमंडलों वाले एक जीवंत तंत्र में बदल गई है। बिल्कुल, हमने इतिहास से लेकर भूगोल और कला से लेकर प्रशासन तक हर एक पहलू को गहराई से समझाएं। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरे भौगोलिक ढांचे को चुनौती देता है। वो क्या है? हमने देखा कि उत्तर बिहार की हिमालयी नदियां जैसे कोसी अथाह जल लाती हैं और हर साल विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की नदियां बारिश पर निर्भर हैं और वहां के पठारी इलाके अक्सर सूखे की मार झेलते हैं। हाँ, एक ही राज्य में पानी का इतना बड़ा विरोधाभास। तो ये सोचने वाली बात है कि यदि भविष्य में किसी उन्नत तकनीकी या प्रशासनिक पहल के जरिए उत्तर के इस अथाह और विनाशकारी जल को दक्षिण के उन सूखा प्रवण क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम होंगे? ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, है ना? क्या ऐसा करने से बाढ़ और सूखे की ये भौगोलिक विषमता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगी? और अगर सच में ऐसा संभव हुआ तो क्या ये एक कदम वहां के पूरे आर्थिक और कृषि परिदृश्य को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो प्रकृति, इंजीनियरिंग और मानव जीवन के भविष्य को एक साथ सोचने पर विवश कर देता है। बिल्कुल, और इसी गंभीर और दूरदर्शी विचार के